हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 चैप्टर फर्स्ट हिस्ट्री का, दैट इज़ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ओके, आज हम सेकंड टॉपिक अपना पढ़ रहे हैं जो बुक में हमारा सेकंड टॉपिक है, द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। मतलब क्रांति की शुरुआत। आउटब्रेक का मतलब है शुरुआत, कैसे हुआ रेवोल्यूशन, कैसे स्टार्ट हुआ, वो आपको यहाँ बताया गया है। ओके, देखते हैं। लुई 16 हैड टू इंक्रीज टैक्सेस फॉर रीजंस यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस सेक्शन। हमने पिछले पार्ट में हम देख चुके हैं कि किन रीजंस की वजह से लुई 16 ने टैक्सेस को बढ़ा दिया था। ठीक है, क्यों क्यों बढ़ाया था, किन रीजंस की वजह से बढ़ाया था। हाउ डू यू थिंक ही कुड हैव गॉन अबाउट डूइंग दिस। क्या आप ये बता सकते हैं, क्या आप ये सोच सकते हैं कि उसने लुई 16 ने ऐसा कैसे किया होगा, किस प्रकार उसने टैक्सेस बढ़ाए होंगे और क्या हुआ होगा, क्या आप बता सकते हैं। देखते हैं, क्वेश्चन है ये। इन फ्रांस ऑफ द ओल्ड रेजिमेंट द मोनार्क डिडंट हैव द पावर टू इम्पोज टैक्सेस अकॉर्डिंग टू हिज विल अलोन। भाई, हमारे पुराने शासन में, जो फ्रांस का पुराना शासन है, उसमें जो राजा होता है, मोनार्क मतलब जो राजा होता है, उसको खुद के पास, उसके अकेले के पास कोई पावर नहीं होती है टैक्सेस को लगाने की, इम्पोज करने की। ठीक है, मतलब अकेला वो काम नहीं कर सकता है। रादर ही हैड टू कॉल अ मीटिंग ऑफ द स्टेट जनरल विच वुड देन पास हिज प्रपोजल्स ऑफ न्यू टैक्सेस। या तो उसको एक मीटिंग बुलानी पड़ती है स्टेट जनरल की, अभी देखते हैं ये क्या है, लेकिन आप अभी इतना ही ध्यान रखो कि उसे स्टेट जनरल की मीटिंग बुलानी पड़ती है, उसके आगे अपना प्रपोजल रखना पड़ता है और फिर स्टेट जनरल उस प्रपोजल को पास करती है। ठीक है, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया, उसने अपने आप लुई 16 ने टैक्सेस बढ़ा दिए। द स्टेट जनरल वॉज अ पॉलिटिकल बॉडी टू विच द 3 स्टेट सेंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। इसमें तीनों स्टेट अपने अपने जो लीडर्स होती है उनको भेजती है, ताकि जो भी बात मोनार्क कहना चाहता है उसकी बात को देखा जा सके, और अगर वो सही है तो सप्लाई करेंगे, नहीं सही है तो सप्लाई नहीं करेंगे। However, the monarch alone could decide when to call a meeting of this। हाँ, मोनार्क को ये राइट रहता है कि वो अपने आप डिसाइड करे कि उसको मीटिंग कब बुलानी है। ठीक है, द लास्ट टाइम इट वॉज डन वॉज इन 1614। लास्ट टाइम मीटिंग बुलाई थी वो थी 1614 में। ठीक है, On the 5th May 1789, the Louis XVI called together an assembly of the State General to pass proposals for new taxes। भाई, जो लुई 16 था उसने 5 मई 1789 को नए टैक्सेस के प्रपोजल्स के लिए स्टेट जनरल्स की बैठक बुलाई। ठीक है, लास्ट उसने 1614 में बुलाई थी, अब उसने 1789 में बुलाई है। A resplendent hall in Versailles was prepared to host the delegates। अब जो उसने मीटिंग बुलाई थी उसमें डेलीगेट्स का मतलब जो रिप्रेजेंटेटिव आए थे तीनों स्टेट्स के, उनकी मेज़बानी के लिए, उनको होस्ट करने के लिए उसने अपने महल वर्सलिस में एक बहुत आलीशान हॉल सजाया था, बहुत अच्छे से उनका स्वागत किया। द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट्स सेंट 300 रिप्रेजेंटेटिव ईच। फर्स्ट और सेकेंड स्टेट से, क्लर्गी और नोबेलिटी से 300 रिप्रेजेंटेटिव आए, who were seated in rows facing each other on the two sides। वो बैठे रो में कि दोनों आपस में एक दूसरे को फेस दिख रहा था उनका। While the 600 members of the third state had to stand at the back। लेकिन जो 600 members थे थर्ड स्टेट के, जो इसमें पीजेंट वगैरह सब आते थे, वो खड़े रहे, उनको सीट नहीं दी गई बैठने के लिए, वो पीछे खड़े ही रहे। द थर्ड स्टेट वॉज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स मोर प्रॉस्परस एंड एजुकेटेड मेंबर्स। जो थर्ड स्टेट में थे, थर्ड स्टेट में जो लोग आए थे वो ज़्यादा समृद्ध थे, मतलब ज़्यादा प्रॉस्पेरस थे और एजुकेटेड मेंबर्स भी थे। पीजेंट्स, आर्टिशियन एंड वुमेन वर डिनाइड एंट्री टू द असेंबली। किसानों को, आर्टिशियंस को और वुमेन को जो एंट्री थी उनकी वो मना थी, वो असेंबली में नहीं आ सकते थे। हाउएवर देयर ग्रीवेंस एंड डिमांड वर लिस्टेड इन सम 40,000 लेटर्स विच द रिप्रेजेंटेटिव्स हैड ब्रॉट विद देम। भाई, जो लेकिन वो असेंबली में आ तो नहीं सकते थे, लेकिन उनकी शिकायतें और उनकी मांगे 40,000 लेटर्स में वो लिख के लाए हुए थे, अब और अपने साथ लेके आए थे कि वो क्या क्या चाहते थे, कि ये लोग क्या क्या चाहते थे। ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि 40,000 लेटर्स के साथ उनकी जो शिकायतें थी, उनकी जो मांगे थी, वो लिस्ट बना के उनके रिप्रेजेंटेटिव अपने साथ लेकर आए थे। क्लियर? Voting in the state general in the past had been conducted according to the principle that each state had one vote। अब वो लोग आ गए हैं, सारे तीनों स्टेट के मेंबर्स सब आ गए हैं, तो वहाँ स्टेट जनरल में वोटिंग का सिस्टम क्या होता था कि भाई हर एक स्टेट से एक वोट माना जाता है। अब 3 स्टेट है
क्लर्की, नोवेल्टी और पीजेंट वाली थर्ड स्टेट। तो हर स्टेट से एक एक वोट माना जाता था और ठीक है, हर ग्रुप एक वोट देता था। ठीक है, दिस टाइम टू लुइस 16 वॉज डिटरमाइंड टू कंटिन्यू द सेम प्रैक्टिस। इस टाइम भी लुइस 16 जो था उसने सोचा था कि वही इसी तरह ये सेम प्रैक्टिस अपनाएंगे जो हम पहले अपनाते हुए आ रहे थे। बट members of the third state demanded that voting now be conducted by the assembly as a whole, where each member would have one vote. लेकिन जो थर्ड स्टेट के मेंबर थे उन्होंने अब की बार डिमांड की थी कि वोटिंग का प्रोसेस अब ये नहीं रखेंगे, हम चेंज करेंगे और पूरी असेंबली वोट करेगी। मतलब जितने भी मेंबर्स आए हुए हैं सबका एक एक वोट होगा। पहले क्या था, एक ग्रुप का एक वोट होता था। अब एक ग्रुप में अगर 300 लोग आए हैं तो 300 लोगों का अलग अलग वोट होगा, हर मेंबर का वोट होगा। ठीक है, this was one of the democratic principle put forward by philosopher like Rousseau in the book The Social Contract. ये जो प्रिंसिपल था ये कहाँ से लाया गया था, एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल सिद्धांत था जो रूसो की बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में भी लिखा गया है। ठीक है, व्हेन द किंग रिजेक्टेड दिस प्रपोजल, जब किंग ने थर्ड स्टेट की जो डिमांड थी वो रिजेक्ट कर दी तो मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट वॉकड आउट ऑफ द असेंबली इन प्रोटेस्ट। तो जो मेंबर्स थे थर्ड स्टेट के वो चले गए वहाँ से उस असेंबली से और धरने पे बैठ गए। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द थर्ड स्टेट व्यूड देमसेल्व्स एज स्पोक्समैन फॉर द होल फ्रेंच नेशन। जो रिप्रेजेंटेटिव थे थर्ड स्टेट के वो अपने आप को स्पोक्समैन मानते थे पूरे फ्रेंच के देश के। ठीक है, पूरे फ्रेंच के अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव मानते थे कि हम उनकी जगह, सारी जनता की जगह हम बात कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं उनकी जगह। ठीक है, ऑन 20 जून दे असेंबल्ड इन द हॉल ऑफ एन इंडोर टेनिस कोर्ट इन द ग्राउंड्स ऑफ वर्सलिस। 20 जून को वो जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो इकट्ठे हुए हॉल में, इंडोर टेनिस कोर्ट में। कहाँ, कौन से, किसके हॉल में? वर्सलिस के हॉल में। ठीक है, दे डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स अ नेशनल असेंबली, और उन्होंने अपने आप को एक नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। एंड स्वॉर नॉट टू डिस्पर्स टिल दे हैड ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस दैट वुड लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्क। और उन्होंने कहा हम जब तक ये असेंबली अपनी भंग नहीं करेंगे, जब तक, कसम खाई उन्होंने कि हम जब तक नहीं जाएंगे यहाँ से तब तक एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता फ्रांस के लिए जिसमें जो राजा की पावर्स हैं वो बहुत बिल्कुल सीमित नहीं कर दी जाती, तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। ठीक है, दे वर लेड बाय मिराबियो एंड एबे सीए। ठीक है, जो उनकी कॉन्स्टिट्यूशन जो बना रहे थे उनको कौन लीड कर रहा था? मिराबियो और एबी से। ठीक है, मिराबियो वॉज बॉर्न इन नोबल फैमिली। मिराबियो जो था वो नोबल फैमिली में बॉर्न हुआ था। नोबल फैमिली में बॉर्न होने के बावजूद वो प्रोटेस्ट में खड़ा था उनके साथ। क्यों? क्योंकि बट was convinced of the need to do away with the society of feudal privilege, क्योंकि वो भी इस feudal privilege जो मिली थी, जो अधिकार सोसाइटी में लोगों को दिए गए थे, नोबल्स और क्लर्की को, उनके खिलाफ आवाज़ उठा रहा था और उनको चेंज करना चाहता था। ठीक है, he brought out a journal and delivered powerful speech to the crowds assembled at Versailles। उसने एक पत्रिका लिखी, मतलब जर्नल का मतलब यहाँ पत्रिका है, उसने एक पत्रिका लिखी और अपना एक पावरफुल स्पीच दिया उस भीड़ के सामने जो वर्सलिस में इकट्ठी हुई थी। मतलब जो थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव थे उनके सामने उसने बहुत पावरफुल एक स्पीच दी। ठीक है, एबेसियस ओरिजिनली अ प्रिस्ट। एबेसियस क्या था? एक प्रिस्ट था, वो पुजारी था। रॉट एन इन्फ्लुएंशियल पैम्फलेट, उसने एक बहुत प्रभावित पैम्फलेट लिखा था जिसका नाम था व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट। ये थर्ड स्टेट क्या है? दोनों के बारे में बता दिया, मिराबियो के बारे में बता दिया और एबेसियस के बारे में बता दिया। अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। While the National Assembly was busy at Versailles drafting a constitution, जब नेशनल असेंबली बिजी थी वर्सलिस में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, the rest of the France seethed with turmoil। जो रेस्ट ऑफ द फ्रांस था वो गुस्से से बौखला रहा था और आंदोलन करने के लिए बिल्कुल तैयार था। सीथ का मतलब है गुस्से से खौलना और टर्मोइल का मतलब है खलबली। ठीक है, मतलब बिल्कुल वो बौखला रहा था कि क्या करें क्या ना करें, और आंदोलन करने के लिए बिल्कुल रेडी था। अ सीवियर विंटर हैड मीन्ड अ बैड हार्वेस्ट। बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने के कारण जो क्रॉप थी वो बिल्कुल ख़राब हो गई और इसकी वजह से प्राइजेस ऑफ द ब्रेड रोज, जिसकी वजह से जो ब्रेड के प्राइजेस थे वो और हाई हो गए
ऑफन बेकर्स एक्सप्लॉयटेड द सिचुएशन एंड हॉर्डेड सप्लाईज, और बेकर्स जो बेकरी वाले थे उन लोगों ने शोषण करना स्टार्ट कर दिया, इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाया और जमाखोरी पर उतर आए, मतलब चीज़ें जमा करने लगे और उनको फिर हाई प्राइजेस पर बेचने लगे। आफ्टर स्पेंडिंग आवर्स इन लॉन्ग क्यूज एट द बेकरी, बहुत घंटों के बाद लंबी लंबी लाइनों में खड़े होकर बेकरी के सामने, क्राउड्स ऑफ एंग्री वुमेन स्टॉर्म्ड इनटू द शॉप्स, बहुत सारी औरतों को गुस्सा आया और उन्होंने धावा बोल दिया उस शॉप्स पर, बेकरी शॉप्स पर, ठीक है। एट द सेम टाइम, उसी टाइम किंग ने ऑर्डर कर दिया आर्मी को पेरिस के अंदर जाने का। तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी ये लाइन कि किंग ने ऑर्डर दिया है ट्रूप्स को पेरिस सिटी के अंदर जाने के लिए। तो वो क्यों दिया था, वो ये कारण था, इसलिए दिया था, ठीक है। On 14 July, he agitated crowds stormed and destroyed the Bastille. 14 जुलाई को जो क्रोधित भीड़ थी उसने धावा बोला और नष्ट कर दिया बास्तिल को। बास्तिल क्या थी, हमारी जेल थी फ्रांस की, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। इन द कंट्री साइड रूमर्स स्प्रेड फ्रॉम विलेज टू विलेज दैट द लॉर्ड्स ऑफ द मिनोर had hired bands of brigands who were on their way to destroy the ripe crop. पेरिस के जो आसपास का इलाका था वहाँ गांव-गांव में ये अफवाह फैल गई कि लॉर्ड्स ने हायर कर लिए, मतलब भाड़े पर कुछ लुटेरों को बुला लिया है। बैंड ऑफ ब्रिगेड्स का मतलब यहाँ लुटेरे हैं, लुटेरों को बुला लिया है जो राइप फसलों को, मतलब पकी हुई फसलों को तबाह करने निकल पड़े हैं, ठीक है। क्या था, मतलब गांव-गांव में अफवाह फैल गई है कि लॉर्ड जो हैं, जो मालिक हैं लैंड के, उन्होंने लुटेरों को बुला लिया है और पकी हुई फसलों को नष्ट करने के लिए वो लोग निकल पड़े हैं, ठीक है। कॉट इन अ फ्रेंजी ऑफ फियर, पीजेंट्स इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट सीज्ड होज एंड पिच फॉक्स एंड अटैक शटो। अब इसका क्या मतलब, बहुत ध्यान से देखिएगा। कई डिस्ट्रिक्ट में क्या हुआ, डर के कारण, डर के मतलब जो अनकंट्रोल एक्साइटमेंट है, फ्रेंजी का मतलब है अनकंट्रोल एक्साइटमेंट जो है उनकी, वो डर के कारण उन्होंने क्या किया, किसानों ने हो उठा लिए अपने, और पिच फोक मतलब इसको हिंदी में कुदाल बोलते हैं, बेलचो बोलते हैं, जो काम आते हैं कल्टीवेट करने में, ये दो चीज़ें उन्होंने उठाई और अटैक कर दिया शटो पे। शटो क्या होता है, शटो क्या होता है हम देख लेते हैं। शटो वो जगह होती है जहाँ पर किंग्स और नोबल लोग रहते हैं, क्लियर, ठीक है। दे लूटेड होर्डेड ग्रेन एंड बर्न डाउन डॉक्यूमेंट कंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ मिनोरियल ड्यू। फिर उन लोगों ने क्या किया, उन पीजेंट्स वगैरह ने, उन्होंने लूट लिए, जमा किए हुए सारे अनाज लूट लिए और आग लगा दी उन डॉक्यूमेंट्स में जिसमें लिखा हुआ था कि किससे कितना पैसा लेना है, ड्यू जो थे उनके, वो सब रिकॉर्ड्स जला दिया। अ लार्ज नंबर ऑफ नोबल फ्लूड फ्रॉम देयर होम्स, मैनी ऑफ देम माइग्रेटेड टू नेबरिंग कंट्रीज़। और फिर बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में जो नोबल्स थे वो अपने घर छोड़कर, ठीक है, बहुतों ने तो घर छोड़ दिया और पड़ोसी देशों में जाकर रहने लग गए, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा इस पैराग्राफ में कि भाई जो पेरिस के आसपास का एरिया है, जो देहाती एरिया है, वहाँ गांव-गांव में ये अफवाह फैल गई कि भाई जो लैंड्स ऑनर्स हैं उन्होंने हायर कर लिए कुछ लुटेरे, ब्रिगेंड्स बुला लिए हैं, ठीक है, और डिस्ट्रॉय करेंगे वो फसलें, पकी हुई सारी फसलें। तो उन्होंने डर लगा उन लोगों को, तो उन्होंने क्या किया, पीजेंट्स ने इकट्ठे हुए और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में अपने जो जिससे भी वो कल्टीवेट करते हो और पिच फोक्स उठाई और अटैक करना शुरू कर दिया जहाँ पर किंग और नोबल्स रहते थे, शटों में, ठीक है। उन्होंने लूट लिए जमा किए हुए सारे ग्रेन और डॉक्यूमेंट्स जला दिए जिनमें ड्यू के बारे में लिखा हुआ था, और बहुत बड़ी संख्या में जो नोबल्स थे वो भाग गए, ठीक है, अपना घर छोड़ दिया उन्होंने और दूसरे पड़ोसी देशों में रहने लग गए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। Faced with the power of his revolting subjects, Louis XVI finally accorded recognition to the National Assembly and accepted the principle that his powers would from now on be checked by a constitution। भाई लुई 16 ने देख लिया था कि भाई रिवॉल्ट होने शुरू हो गए हैं, लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है, उनकी पावर को देख लिया था। तो लुई 16 ने फाइनली नेशनल असेंबली को रिकॉग्निशन दे दी कि ठीक है, आप नेशनल असेंबली घोषित होते हो और
उनका प्रिंसिपल भी मान लिया कि ठीक है हम एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे और जो राजा की पावर होगी वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही चलेंगी, ठीक है, उसने मान लिया था लुई 16 ने। ऑन द नाइट ऑफ 4 अगस्त 1789 द असेंबली पास्ड अ डिक्री एबॉलिशिंग द फेडरल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशन एंड टैक्सेस, ठीक है भाई। 4 अगस्त 1789 को असेंबली ने पास किया एक डिक्री, मतलब ऑफिशियल ऑर्डर निकाला कि जो फेडरल सिस्टम में जितने भी ऑब्लिगेशंस थे, टैक्सेस लगे हुए थे, जितना भी सब कुछ था, ड्यूज वगैरह, वो सब समाप्त किया जाए, ठीक है। मेंबर्स ऑफ द क्लर्गी टू वर फोर्स टू गिव अप देयर प्रिविलेजेस, और जो मेंबर्स थे क्लर्गी के, जो उनके प्रिविलेजेस थे उनको भी छोड़ देने के लिए उनको फोर्स किया गया कि क्लर्गी को भी कोई भी प्रिविलेजेस नहीं मिलेगी। टैक्स वर ऑब्लिज्ड, टैक्स जो चर्च जो अपना शेयर लेता था टैक्स का वो भी मना कर दिया गया, नहीं लेगा। एंड लैंड्स ओन्ड बाय चर्च वर कॉन्फिस्केटेड, चर्च ने जो भी भूमि ली हुई थी उसको जब्त कर लिया गया, हटा दिया गया। इसका मतलब जब्त कर लिया गया, कॉन्फिस्केटेड का मतलब जब्त कर लिया गया। एज अ रिजल्ट द गवर्नमेंट एक्वायर्ड एसेट्स वर्थ एटलीस्ट 2 बिलियन लिवरे, इस प्रकार कम से कम 2 बिलियन लिवरे की जो प्रॉपर्टी थी, जो एसेट्स था, सरकार के हाथ में आ गया था, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।